हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए, बढ़िया ही होना चाहिए। निकाल लीजिए भाई आज का हमारा टॉपिक शानदार जानदार जिंदाबाद, जिसमें कि हम क्या पढ़ रहे हैं इधर, घर्षण। क्या पढ़ रहे हैं? घर्षण, फ्रिक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? फ्रिक्शन। तो देखिए, घर्षण के बारे में हमने जानकारी तो प्राप्त कर ली है कि भाई क्या है, किस टाइप का होता है, कैसे क्या लगता है, ये सब हमने जानकारी प्राप्त कर ली। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे घर्षण। आ जाइए सभी बच्चे, जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए। तो देखिए बेटा, हमने स्थैतिक घर्षण पढ़ लिया, स्थैतिक घर्षण का सीमांत मान पढ़ लिया, घर्षण कहाँ लगता है, कैसे लगता है, ये सब हमने देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे बेटा घर्षण के नियम। तो हेडिंग डालिए बेटा, घर्षण के नियम। नियम मतलब घर्षण कहीं भी लग रहा है तो वह किन नियमों का पालन करता है, ये आपको समझना है। अर्थात किन बातों, ये कहीं भी दुनिया में कहीं भी घर्षण लग रहा हो तो ये बातें फॉलो होती हैं, इसको कहते हैं घर्षण के नियम। तो आपको कुछ नियम पता भी हैं, जैसे जो परिभाषा हमने पढ़ी है ना, उन्हीं के बीच में से निकल के आते हैं घर्षण के नियम। सबसे पहला क्या है बेटा? घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, अर्थात जिधर वस्तु की गति करने की प्रवृत्ति है उसके विपरीत दिशा में लगता है। आपने बिल्कुल देखा। घर्षण और काय पे निर्भर करता है बेटा? घर्षण बल की दिशा सदैव कहाँ होती है? वस्तु कहाँ होती है? घर्षण बल की दिशा वस्तुओं के संपर्क तल जो होते हैं, क्या उनके स्पर्श रेखीय और बिल्कुल समांतर। ठीक है, घर्षण कहाँ लगता है बेटा? वस्तुओं के संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय और समांतर होता है। फिर और जो सीमांत घर्षण बल का मान है वो अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। मैं बिल्कुल बताऊंगा, ये तीसरा यही तो नियम है। और सीमांत घर्षण का जो मान है वो संपर्क पृष्ठों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चार बातें हमें पढ़नी है, तो लिखिए मेरे साथ। प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर घर्षण के निम्नलिखित नियम है। पहले लिखिए, घर्षण बल की दिशा उस दिशा के विपरीत होती है। लिखो जल्दी से, अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। घर्षण बल की दिशा सदैव उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें वस्तु की गति करने की प्रवृत्ति हो। जिसमें वस्तु की गति करने की प्रवृत्ति होती है, जिसमें वस्तु की गति करने की प्रवृत्ति होती है। सर ये ऐसा क्यों लिखवाया है? अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि गति की दिशा के विपरीत लगता है। इसको इस तरीके से लिखवाने का जो अर्थ है वो क्या आ रहा है बच्चे, कि जब वस्तु गति नहीं करती है तब भी बल लगता है। तो जिधर गति करने की प्रवृत्ति है, इधर गति करने की प्रवृत्ति, ऐसे हाथ को आगे ले जा रहा हूं तो घर्षण का लगेगा इधर, जबकि हाथ आगे जा रहा हो नहीं जा रहा हो, यदि वस्तु इधर गति करने की चेष्टा कर रही है तो भी विपरीत लगेगा, इधर गति करने की चेष्टा लग रही तो भी विपरीत लगेगा। तो पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा, घर्षण बल, देखिए घर्षण बल की दिशा सदैव, घर्षण बल की दिशा सदैव कहां होती है बेटा? घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तुओं के संपर्क पृष्ठ, वस्तुओं के संपर्क तलों, सदैव वस्तुओं के संपर्क तलों के स्पर्शीय, वस्तुओं के संपर्क तलों के स्पर्शीय, ठीक है, एवं समांतर, इसको ऐसे ही लिख लो, तलों के समांतर एवं स्पर्शी, तलों के समांतर, बिल्कुल समांतर तथा स्पर्शीय।
स्पर्शीय होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला तीसरे नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तीसरे नंबर का ही होता है क्या बेटा, मैंने आपको बताया सीमांत घर्षण बल किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। सीमांत घर्षण बल मतलब ये बिल्कुल जस्ट फिसलने की स्थिति में ही लग रहा हो, उस समय पे यहाँ पे जो बल लग रहा है, दो तरीके का, ठीक है, एफ एस। तो इस बल, इस घर्षण बल को बोलते हैं बेटा अपन क्या, बिल्कुल फिसलने से 1 सेकंड पूर्व यदि यदि इस बल से आपने हल्का सा भी बल बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, सीमांत घर्षण बल। क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण बल। ठीक है, सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल का जो मान है बेटा, लिखिए यहां पर, सीमांत घर्षण बल सीमांत घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया। सर ये कहां से आ गई बेटा, ये कहां होती है, अरे भार के विपरीत, एम जी, भार के विपरीत आर, इसके अनुक्रमानुपाती होती है। सीमांत घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती, अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है सीमांत घर्षण बल का मान। सर समझाइए और देव जाने। तो देखो समझाना इस तरीके से बच्चों, बेटा जित अभिलंब प्रतिक्रिया ज्यादा है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया ज्यादा कब होगी, जब वजन ज्यादा होगा, वस्तु का भार ज्यादा होगा, और भार ज्यादा होगा तो वस्तु को खिसकाने के लिए हमें उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। आप एक छोटे गुटके को खिसका लो यहां से, तो मुझे एक बात बताओ, इस तरीके से ये एक छोटा गुटका है, इसका भार क्या है, कम, एम जी नीचे की तरफ, इसी के विपरीत क्या लगती है बेटा आपकी अवलंब, आर कम है, तो इसको खिसकाने के लिए कम बल लगेगा, लेकिन खिसकाने से जस्ट 1 सेकंड पहले की स्थिति में जो बल लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल। तो इसके लिए सीमांत घर्षण बल कम होगा, क्योंकि ये कम बल पे ही खिसकने लगेगी। इसके लिए सीमांत घर्षण बल ज्यादा होगा, क्योंकि ये अधिक बल पे खिसकेगी। तो सिंपल सी बात है बेटा कि जो आपका सीमांत घर्षण बल है वो अभिलंब प्रतिक्रिया, कहना उन्हें वजन के हिसाब से चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला है अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होती है, भार के बिल्कुल विपरीत लगती है। ठीक है, चलिए भार के विपरीत नहीं आप ये कहोगे, आप पृष्ठ के लंबवत। चलो अभिलंब प्रतिक्रिया आप क्या बोलेंगे, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। ये तो बेटा सीधे क्षैतिज समतल पे बताया है। यदि कोई झुका हुआ समतल हो, तो जैसे मैं बात करूं, ये समतल है, इस पर ये वस्तु रखी हुई है, इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया बेटा तल के लंबवत कहां लगती है, इसका भार हालांकि नीचे लगेगा एम जी, इसके विपरीत नहीं लग रही, कहां पे लग रही है बेटा, जो पृष्ठ है उसके अभिलंबवत। बेटा अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत। चलिए तीसरा सुनिए, तीसरा हो गया। चौथा कह रहा है बेटा सीमांत घर्षण का मान तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्यान से, सीमांत घर्षण का मान तलों की प्रकृति, मतलब तल चिकना है कि खुरदुरा है, कैसा है, तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सर फिर किस पर निर्भर नहीं करता, या इसी में आप लिख सकते हो बेटा, 5 नियम नहीं, आप 4 भी बना सकते हो। नियम का मतलब बातें हैं क्या, सीमांत घर्षण का मान संपर्क तलों के क्षेत्रफल, ध्यान से, सीमांत घर्षण का मान संपर्क तलों, ध्यान से, संपर्क तलों के क्षेत्रफल, संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति, या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है भैया, तो ये 5 लाइनें हैं, होनी 4 चाहिए, आप 4 3 2 मतलब इन दोनों को मिला के भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने सेपरेट लिखवा दिया बेटा, सब कुछ अलग, ये दोनों का एक ही अर्थ है और ये अलग बात है, और ये दोनों का एक ही अर्थ है। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि सीमांत घर्षण का मान है तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, तलों का जो क्षेत्रफल है, अर्थात
अर्थात ये कि मैं इस तरीके से आधे हाथ को इस पर रगड़ाऊं या पूरे हाथ को, तो ये जो सीमांत घर्षण बल लग रहा है ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। मुझे दो हाथों को आगे ले जाने में भी उतना ही बल लगाना पड़ेगा, सीमांत घर्षण बल वही होगा। दो उंगलियों को इस प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं, इस पर रगड़ कर फिसला रहा हूं इधर, ठीक है। तो जो घर्षण लग रहा है यदि पूरे हाथ को कर लूं तो भी बेटा सीमांत घर्षण बल का मान सेम, अर्थात संपर्क पृष्ठों के क्षेत्रफल। बेटा एक बात बताना जरा, ये बोर्ड है, ये बोर्ड की साइज जितनी है उससे आधी होती, तब भी बेटा मुझे यहां पर क्या करना पड़ता, उतना ही सीमांत घर्षण बल लगता। नहीं लगता, मैं तो हाथ चला रहा हूं अपने इस तरीके से। इस बोर्ड के क्षेत्रफल से मेरे घर्षण बल पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, केवल संपर्क तल काय पर, तलों की प्रकृति पर, तलों की प्रकृति अर्थात हाथ खुरदुरा है, चिकना है, कैसे, इस पे मैं अभी क्या लगा दूं, तेल या पाउडर कुछ लगा, तो उससे क्या होगा बेटा, जल्दी से खिसकने लगेगा, फिर आपका सीमांत घर्षण बल का मान कम हो जाएगा। तो बेटा संपर्क तलों के क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं होता। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इस बोर्ड का क्षेत्रफल कितना है इससे मेरे सीमांत घर्षण बल को कोई अर्थ नहीं। और दूसरा आकृति, आकृति मतलब ये त्रिभुज होता, चतुर्भुज होता, आयताकार है, बेलनाकार है, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है, आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो कितनी बातें हो गई बेटा आपकी? 5 बातें हो गई। पहली, घर्षण बल की दिशा सदैव उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें वस्तु की गति करने की प्रवृत्ति, क्योंकि घर्षण बल तब भी लगता है जब वस्तु गति नहीं कर रही होती है। इसके बाद घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तुओं के संपर्क तलों के बिल्कुल समांतर और स्पर्शी है, समांतर तथा स्पर्शी है। सीमांत घर्षण बल का मान अविलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती, ये मैंने समझा दिया, जितनी अधिक अविलंब प्रतिक्रिया उतना अधिक सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल का मान तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल और आकृति पर नहीं। तो कितनी बातें हो गई बेटा आपकी? ये कितनी बातें हो गई? 5 बातें। ये हैं घर्षण के नियम, आपको इनको अच्छे से याद करना है। साफ कर दिए मैंने, आपने लिख लिए हों तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए हों तो बुरी बात है। उस बुरी बात को सही करने के लिए बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उस समय पे आप क्या करना, दोबारा से उतार लेना। चलिए, अब आता है बेटा हमारा घर्षण गुणांक, ठीक है, 2 प्रकार का होता है बेटा। अब आज का टॉपिक हमारा आगे है घर्षण गुणांक। आज ये चैप्टर आपका खत्म ही हो जाएगा। घर्षण गुणांक 2 प्रकार का, एक हम पढ़ेंगे बेटा स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या पढ़ेंगे? स्थैतिक घर्षण गुणांक। सर मतलब बेटा जब वस्तु स्थिर रखी है तब घर्षण लग रहा है, तब पढ़ेंगे हम इसको। और दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा गतिक घर्षण गुणांक। क्या पढ़ेंगे? गतिक घर्षण गुणांक। सर ये क्या होता है? तो घर्षण के नियमों में ही आ जाते हैं ये अंदर। चलो, तो अभी चौथी बात जो लिख रही थी ना, तीसरी बात, उसको देखो। आपकी तीसरी बात क्या लिख रही है कि सीमांत घर्षण बल है, ठीक है, वो अविलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। बस यहीं से निकल के आता है हमारा सीमांत स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो दो संपर्क तलों के मध्य, लिखिए स्थैतिक घर्षण, दो संपर्क तलों के मध्य, दो संपर्क तलों के मध्य घर्षण लग रहा है, कार्य करने वाला सीमांत घर्षण बल दो संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला सीमांत घर्षण बल, सब जानते हैं ना, सीमांत घर्षण बल। अभी हाल ही लिखवाया ना, इसको क्या बोलते हैं? एफ एस, सीमांत घर्षण बल। अविलंब प्रतिक्रिया, अभी हाल ही तो लिखवाया था, अविलंब प्रतिक्रिया क्या होते हैं? कैपिटल आर, अविलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो सीमांत घर्षण बल, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं? स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो देखिए कहां से आता है, तो अर्थात, जल्दी बताइए, अर्थात जो एफ एस होता है वो समानुपाती होता है किसके? आर के। भैया समानुपाती का चिन्ह हटा दो और लगा दो एफ एस बराबर म्यू एस आर। तो यहां म्यू एस एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम
स्थैतिक घर्षण गुणांक, ध्यान से, स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। सर इसकी परिभाषा तो बेटा स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, म्यू एस का यदि मान, परिभाषा चाहिए ना तुम्हें स्थैतिक घर्षण गुणांक, तो क्या आ जाएगा, म्यू एस बराबर एफ एस अपॉन आर। तो बेटा एफ एस क्या है, स्थैतिक घर्षण बल, सही है, सीमांत घर्षण बल क्या है, सीमांत घर्षण बल, और अविलंब प्रतिक्रिया तो क्या बोलेंगे, स्थैतिक घर्षण गुणांक सीमांत घर्षण बल, समझ गए, सीमांत घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां से लिखेंगे, अर्थात परिभाषा कहेगी स्थैतिक घर्षण गुणांक की, तो हम लिखेंगे स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक किसके बेटा, सीमांत घर्षण बल, किसके, सीमांत घर्षण बल, अब सभी जानते हैं सीमांत घर्षण बल, तथा अविलंब प्रतिक्रिया, तथा अभिलंब प्रतिक्रिया, इसका कोई मात्रक फात्रक नहीं होता है, जे भी बल है और ये भी बल है, अभिलंब प्रतिक्रिया भी तो क्या है, बल। तो अभिलंब प्रतिक्रिया के काय के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है, बात खत्म। ये क्या आ गया बेटा आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक की परिभाषा। अब आता है गतिक घर्षण गुणांक, तो ध्यान से, गतिक घर्षण गुणांक ध्यान से सुनना, जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है ना बेटा, वो काय पे निर्भर करेगा मुझे बताना बेटा। अभियाली हमने देखा है बेटा अभिलंब प्रतिक्रिया, और ये क्या है बेटा आपका सीमांत घर्षण बल। जो सीमांत घर्षण बल होता है वो संपर्क तल जो होते हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये यदि ज्यादा होगा, और आर तो फिक्स लगता ही लगता है, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। संपर्क पृष्ठ यदि खुरदुरी है तो उससे आर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आर तो बिल्कुल जो होता है वही होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चे, जो म्यू एस का मान है वो एफ एस पर निर्भर करता है। एफ एस का निर्भर करता है संपर्क तलों पर, संपर्क तलों के प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान संपर्क तलों की प्रकृति एवं संपर्क तलों के पदार्थ पर निर्भर करता है। पदार्थ मतलब संपर्क तलों का पदार्थ कैसा है, ठोस है, लकड़ी है, द्रव है, जो भी है, कांच है, बर्फ है, क्या है। अब जाओ बेटा गतिक घर्षण गुणांक, तो हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, गतिक घर्षण गुणांक के लिए दो संपर्क तलों के मध्य गतिक घर्षण बल, चलिए याद करिए, दो जय की जय लिखना हूं मैं, अलग अलग इसीलिए लिखवा रहा हूं, दो संपर्क, दो संपर्क पृष्ठों के मध्य गतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक ध्यान से, या गतिक घर्षण का मान, गुणांक नहीं, गतिक घर्षण, जिसको हम काय दर्शाते हैं, जिसको हम दर्शाते हैं एफ के से। सर गतिक घर्षण क्या होता है, अरे बच्चों जब वस्तु गति कर रही होती है तब संपर्क पृष्ठों के मध्य में जो बल लगता है उसको गतिक घर्षण कह रहे हैं अपन। तो दो संपर्क पृष्ठों के मध्य गतिक घर्षण का मान काय के बेटा, वही अभिलंब प्रतिक्रिया, हाँ बिल्कुल, अभिलंब प्रतिक्रिया के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती। अरे एक सही है सब, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, तो अर्थात ये जो आपका एफ के है, के से दर्शाते हैं काइनेटिक फोर्स मतलब गतिक फोर्स, ये समानुपाती है किसके, उस वस्तु की अविलंब प्रतिक्रिया के, ठीक है, जो कि हमेशा सदैव तल के लंबवत लगती। समानुपाती हटाओगे तो एफ के बराबर यहां पे आएगा म्यू के आर। तो बस यहां म्यू के एक नियतांक है, यहां म्यू के एक नियतांक है, जिससे क्या बोलते हैं हम, जिससे हम गतिक घर्षण गुणांक, जिसको क्या बोलते हैं हम, गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। तो अर्थात क्या जाएगा, गतिक घर्षण गुणांक की परिभाषा अबे तक नहीं लिखी, अब आएगी। तो म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन आर, तो लिख लो रे मोड़ा मुड़ियो। अतः गतिक घर्षण गुणांक क्या आ गया, गतिक घर्षण गुणांक क्या आ गया, गतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण, गतिक घर्षण बल
तथा अविलंब प्रतिक्रिया, किसके? गतिक घर्षण बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर होता है। किसके? अनुपात के बराबर होता है। तो समझ में आ गई बेटा गतिक घर्षण गुणांक। तो आपके सामने आपके बोर्ड पे दोनों चीजें हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक और गतिक घर्षण गुणांक, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। सर अविलंब प्रतिक्रिया समझा देना। बिल्कुल भैया। केशव मजे तो आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्यों केशव? केशव बोलता मजे नहीं आ ऑनलाइन में। अरे आएंगे भैया मजे खूब, तू पढ़ तो सही बेटा। अविलंब प्रतिक्रिया कह रहा है। अविलंब प्रतिक्रिया क्या होती है? दुनिया में कहीं भी कोई भी वस्तु अगर कहीं पे खड़ी है, ले ये तू खड़ा है इस तरीके से, ठीक है, ये तेरा पेट हो गया, ये तू हो गया, ये तेरे हाथ हो गए, ठीक है, एक एक हाथ, ये डिचक डिचक, ये ठीक है। तो ये कौन है बेटा? आपका केशव। कौन है ये? केशव, ठीक है। और कुछ बनाएगा बेटा? चल ठीक है, ये पैर हो गए। तो ये केशव जमीन पे खड़ा है कहीं भी, ठीक है। तो बेटा ये तेरा भार का लग रहा है बेटा, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ मास मान ले, तेरा भार का लग रहा है नीचे की तरफ। तो जिस पृष्ठ पर तू खड़ा है वो पृष्ठ यदि बिल्कुल सीधे है तो उस पृष्ठ के लंबवत, ये जिस पृष्ठ पर तू खड़ा है, कहीं भी कोई भी वस्तु स्थिर है तो वो उसका पृष्ठ तो होगा, कहीं पे तो वस्तु खड़ी होगी, हवा में तो होगी नहीं। अरे हवा में भी हो सकती है कहीं भी, उसके तल के, जिस तल पे वो स्थिर है उस तल के लंबवत ऊपर की ओर, ये होती है अभिलंब प्रतिक्रिया। तो दुनिया में कोई भी वस्तु जो स्थिर है वो किस तल पर स्थिर है? उस तल के बिल्कुल लंबवत ऊपर की ओर जो एक बल काम करता है उसको बोलते हैं बेटा हम अभिलंब प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं? अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। तेज, कामिनी, रवि, जितेंद्र, रोहित, प्रदीप, आदित्य, वंदना, चलो सही है। इतना उतार लिया क्या भैया? इतनी बातें मेरी आ गई समझ में। देखो बेटा हमने अभी हाल ही बताया था ना आपको कि घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती। तो सीमांत घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक आ गया। और गतिक घर्षण जो है वो भी अविलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ से आ गया बेटा गतिक घर्षण गुणांक। तो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ सबसे मेन बात कौन सी है बेटा? जल्दी बताइए। स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? कोई स्पष्ट नहीं है बेटा। ये चूंकि वाली बात होती है कौन सी, कि जो आपका म्यू एस है क्या वो बेटा बड़ा होता है किससे? म्यू के से। सर ये म्यू एस क्या है? ये है बेटा आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक। और ये म्यू के क्या है बेटा? आपका गतिक घर्षण गुणांक। क्योंकि जब वस्तु गति कर रही होती है तो संपर्क पृष्ठों के मध्य बल कम लगता है, तो यहाँ पे कम मान आएगा। अरे बस, अर्थात ऐसा समझ लो आप तो कि एक वस्तु है वो पहले की अब पहले स्थिर है, तो बेटा दोनों वस्तु एक ही तल पर रखी हुई है। तो अब एक स्थिति में वो स्थिर है और एक स्थिति में क्या कर रही है? गतिमान है। तो गतिमान है और स्थिर है, दोनों कंडीशन में आर का मान कैसा है? बराबर। तो आप स्पष्ट से समझ जाओ, जब आर का मान दोनों जगह समान है तो एफ एस क्या है? स्थैतिक घर्षण का सीमांत मान, सीमांत घर्षण बल, जो कि बेटा वैसे ही ज्यादा होता है किससे? गतिक घर्षण से। तो यदि एफ एस ज्यादा है, एफ एस को कुछ भी मान लो 50, और आर तो 5 था तो 10 कितना आ गया आपका? 10। और ये एप के बेटा आप गति कर रही वस्तु तो घर्षण कम लगता है, तो घर्षण कितना था? 10। और ये अभिलंब प्रतिक्रिया तो जो थी वो थी, तो 5 दूनी, तो यहाँ के आपका 2 वैल्यू आई। और यहाँ पे कितना है? म्यू एस का मान 10। समझ गए? तो ये जो आपका म्यू एस है वो हमेशा म्यू के से अधिक हो। एक वस्तु के लिए बता रहे हैं, ऐसा मत कर देना कि स्थिर तुमने रख लिया इतना सा कोई भी पदार्थ, ठीक है, और आपने इधर गति करवा रहे हो आप बहुत बड़े पिंड को, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक ही पदार्थ के लिए बात कर रहा हूं, वो पहले स्थिर था और अब गति करने लगा, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा? म्यू एस अधिक होता है किससे? म्यू के से। तो इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपके अभी त्रैमासिक परीक्षा में इस पे से सवाल भी आया था, इसी पे से आया था। ठीक है, अविलंब प्रतिक्रिया दे रखी थी, आर दे रखा था, म्यू एस दे रखा था, एफ एस ज्ञात करना था, या एक आध सवाल ऐसा था एफ एस दे रखा था, आर दे रखा था, म्यू एस ज्ञात करना था। तो देख लेना बेटा, बल और ये अविलंब प्रतिक्रिया भी बल होती है। ठीक है, भार वगैरह देते हैं, अविलंब प्रतिक्रिया नहीं देते। यदि एक सीधे समतल पर रहे और द्रव्यमान दे दें, ठीक है, तो उसी से हम क्या निकाल सकते हैं? आर का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि एक सीधे क्षैतिज समतल पर, सीधे क्षैतिज समतल पर जो आपका एम जी होता है
वही आपका क्या होता है आर। तो आर कभी भी निकालना हो तो वो किससे आ जाएगा, एम जी से। घबराए ना, मैं सवाल करवा दूंगा, आ जाएगा। चलिए तो मैं साफ कर रहा हूं बेटा। अब हम पढ़ेंगे घर्षण कोण और विराम कोण। क्या पढ़ेंगे, घर्षण कोण और विराम कोण। ठीक है, इसके बाद चैप्टर आपका खत्म। क्योंकि घर्षण से जो लाभ हानि है, तो बेलाभ हानि तो तुम बहुत पहले प्राप्त कर चुके हो और उनका उपयोग भी कर रहे होगे। चलिए, तो घर्षण से लाभ हानि बच्चों वाला काम है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप कोई सी बुक उठा के पढ़ लीजिए, उसमें जो लिखा है बॉल बेयरिंग करना, ग्रीस व्रीस लगाना, ठीक है, इस तरीके से। अभी हमने बेटा आपको शायद उसके बारे में नहीं बताया, लोटनिक या बेलन घर्षण। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोटनिक या, देखो ये जो हमारा गतिक घर्षण है और अभी हमारा सर्पी घर्षण जो हम पढ़ रहे थे, इसमें क्या हो रहा है बेटा, वस्तु का एक ही संपर्क पृष्ठ कैसा आ रहा है बेटा, आपका तल में आ रहा है। जैसे मैं हाथ को इस तरीके से क्या कर रहा हूं, ले जा रहा हूं, ठीक है, या मेरे पास अन्य कोई चीज है, जैसे चलिए मेरे पास अभी यहाँ इंक की डिब्बी है फिलहाल के लिए। क्या है, इंक की डिब्बी। चलिए खाली वाली का उपयोग करते हैं। मैं थोड़ा सा लौटने की या बेलन घर्षण के बारे में बता रहा हूँ। तो क्या है बेटा आपका, जैसे ये वाली वस्तु है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ऐसे करके ले जा रहा हूँ। तो इसमें जब तक देखो, जैसे यहाँ पे स्थिति मैंने बल लगाया और बिल्कुल ये आ गई सीमांत संतुलन की स्थिति में। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया, ये घसरने लगी, तो गतिक घर्षण। ये क्या था, स्थैतिक घर्षण। अब क्या लग रहा है, गतिक घर्षण। तो इन दोनों कंडीशनों में बेटा, इस इंक की डिब्बी का ये जो पीछे पृष्ठ है, यही संपर्क में आ रहा था। लेकिन यदि हमें ऐसा करवा दें कि इसको इस तरीके से लुढ़काते हुए ले जाएं, आ रही बात, लुढ़काते हुए ले जाएं, तो क्या कंडीशन आएगी बेटा, जल्दी बताइए क्या कंडीशन आएगी। लुढ़काते हुए ले जाएंगे तो कभी ये पृष्ठ आ रहा है, कभी ये पृष्ठ, तो पृष्ठ बदल रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लोटनिक घर्षण। जब वस्तु का संपर्क पृष्ठ बदलता रहता है, तब बोलते हैं बेटा हम उसको क्या, लोटनिक या बेलन घर्षण। बता देंगे, उसके लिए आप घबराए ना बिल्कुल भी। चलिए अब आ जाओ बेटा आप काय पे, घर्षण कोण पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन बेटा, घर्षण कोण, परीक्षा में आता है घर्षण कोण। इसको दर्शाते हैं बेटा हम काय से, लैम्डा से। काय दर्शाते हैं, लैम्डा से, ध्यान रखना है। चलिए सर किसे कहते हैं, तो पहले परिभाषा लिख लें। क्या लिख लें, परिभाषा। चलिए आप पहले एक चित्र बनाइए, उसमें फिर हम आपको परिभाषा लिखवाएंगे। ठीक है, ध्यान से। एक चित्र, ये बेटा आपकी कोई संपर्क पृष्ठ है, सिंपल, ध्यान से। इस पर यहाँ पर एक गुटका रखा हुआ है, एम द्रव्यमान है उसका, जो भी है, इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत। इस पर हमने क्या किया बेटा, एफ बल इस दिशा में लगाया। तो एफ बल इस दिशा में लगाने से बेटा इस पर क्या लगेगा, ये संपर्क पृष्ठों के बीच में यहां से घर्षण बल लगेगा, जो कि अभी स्थिर कंडीशन है, तो एफ एस लग रहा है। ये बिल्कुल सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा हुआ है। सर सीमांत संतुलन मतलब, यदि जो मैंने बल लगाया ना, इससे आपने थोड़ा सा भी बल बढ़ाया तो वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, आ, आ गई क्या मेरी बात समझ में, ये कंडीशन है। तो मुझे एक बात बताइए, एक बल इस पर ये लग ही रहा है, एफ एस क्या है आपका, घर्षण बल। क्या है, घर्षण बल। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलिए सीमांत घर्षण बल समझ में आ गया। अब बेटा यहां पर इस वस्तु का भार भी लग रहा होगा नीचे की तरफ, तो W बराबर m द्रव्यमान है, और क्या है, G गुरुत्वीय त्वरण। तो W बराबर mg, इस पे भार नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसके विरुद्ध में यदि ये बिल्कुल आपका सीधा सिंपल तल है, तो क्या लग रहा है बेटा, अभिलंब प्रतिक्रिया आर कहाँ लगती है आपकी, ऊपर की तरफ। ध्यान से देख लीजिए कहाँ लगती है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तल के विपरीत दिशा में। अब बेटा अभिलंब प्रतिक्रिया और जो आपका घर्षण बल है, ये दोनों का परिणामी निकाला मैंने। तो इन दोनों का परिणामी कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, ये क्या है, ये जो लाइन मैंने खींची है, ये दिशा मैंने मान ली बेटा, इसको आप मान सकते हो एफ एस है, इसको ए मान लिया, इसको यहां पे क्या मान लिया, बी। ध्यान से, एफ एस लग रहा है और इधर क्या लग रहा है बेटा आपका आर। इन दोनों का परिणामी है जी, ध्यान से देख लो, इन दोनों का परिणामी है जी। ए हो गया, इधर आपका बी हो गया, ये आर है, इसका नाम ये हो गया बेटा आपका सी। तो जो आपका इस बिंदु का नाम मैंने मान लिया ओ। तो ओ सी जो है वो ओ बी और ओ ए का परिणामी है। ठीक है, सदिश आपने पढ़ के
आए हो। परिणामी मतलब अरे कोई इधर बल, एक इधर बल लग रहा है आप पे आर अभिलंब प्रतिक्रिया, और ये क्या लग रहा है आपका घर्षण बल, तो इन दोनों का परिणामी कौन है, सी, ओ सी। तो अब घर्षण कोण की परिभाषा सुनिए, अरे बड़ी सरल है, अभिलंब प्रतिक्रिया तथा घर्षण का परिणामी, अभिलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण बल का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, ये एंगल दिख रहा है क्या, इस एंगल को बोलते हैं बेटा हम घर्षण कोण। ठीक है, क्या बोला, अभिलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण बल का परिणामी किसके साथ बनाता है, सीमांत घर्षण बल किसके साथ बनाता है, अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बेटा घर्षण कोण। जे क्या हुई, अभिलंब प्रतिक्रिया, जे क्या हुआ, घर्षण बल, ये इन दोनों का परिणामी, ये वाला कोण क्या है, लैम्डा। तो मुझे नहीं लगता कोई कड़न लगा होगा, ये आर, ये आपका एफ एस, और ये ओ बिंदु, इधर ए, इधर बी, इधर सी। तो ओ सी जो है वो आर का और एफ का परिणामी है, जो आर से जो कोण बना रहा है। यदि आर ज्यादा होगा तो ये इधर कम हो जाएगा, यदि आर कम है और घर्षण ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा थोड़ी होता है ये बीच में ही आएगा, कभी इधर भी आ सकता है बेटा आपका परिणामी, कभी इधर भी आ सकता है आपका परिणामी, वो तो डिपेंड करेगा कंडीशन कैसी है। आर ज्यादा होगा तो उधर जाए, हाँ दोनों बराबर होंगे तो 45 डिग्री आएगा घर्षण को। चलिए बीच में आता है ना, चलो परिभाषा लिखिए। तो आपने लिखा बेटा अभिलंब प्रतिक्रिया, कहीं भी सीमांत घर्षण बल, आपने लिखा सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल तथा, लिखिए लिखिए परिभाषा, सीमांत घर्षण बल तथा, अरे अभी क्रिया नहीं रहे, तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का लिखी हो रही है, अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी किसके साथ, अभिलंब, ये अगर देखे नहीं तो इधर अभिलंब लिखा है, अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, जो कोण बनाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, घर्षण, या जो कोण बनता है या बनाता है घर्षण कोण कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। ठीक है, घर्षण कोण कहलाता है। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, इससे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, हमेशा इसी से प्रदर्शित करेंगे बेटा, काय से, लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, लिख लिया। चलो अब देखेंगे बेटा, यहां से व्यंजक करना है हमें पूरा, तो ध्यान से देखिए, ये मैंने दो भागों में बांट लिया बेटा, ये आपने चित्र बना लिया, अब चित्र के नीचे लिखेंगे, चित्र में, चित्र में क्या लिखेंगे, जल्दी से लिखिए, चित्र में एक आयताकार गुटका, चित्र में एक आयताकार गुटका, चित्र में एक आयताकार गुटका का रखा है बेटा, आपको प्रदर्शित किया गया है, प्रदर्शित किया है, जो क्षैतिज तल पर, देखो बिल्कुल एक सा है ना, क्षैतिज तल पर कैसा रखा है, सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा हुआ है, सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा हुआ है। ठीक है, इस स्थिति में देखो, अब थोड़ा लिखना बंद करके और देखो बेटा थोड़ा सा। ठीक है, ये तो मैंने चित्र के बारे में लिख दिया कि एक चित्र में एक आयताकार गुटका है जो क्षैतिज तल पर एक सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा है, मतलब फिसलने के लिए रेडी है, अगर इससे थोड़ा बहुत और बल बढ़ाया आपने तो क्या करेंगे, सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा हुआ भैया। तो इस स्थिति में पता है, देखिए इस स्थिति में गुटके पर निम्नलिखित, जो तुम्हें दिख रहे होंगे, निम्नलिखित बल कार्य करते हैं, बल
कार्य करते हैं। सर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं? तो नंबर 1, गुटके का भार, गुटके का भार W बराबर mg, और इसकी दिशा कहाँ है? नीचे की ओर। दूसरा नंबर का अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया R, जिसकी दिशा कहाँ है बेटा? आपके W के विपरीत। तो अभिलंब प्रतिक्रिया R, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, इसकी दिशा कहाँ है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है। तीसरे नंबर का क्या लग रहा है? अरे बाह्य बल जो हमने लगाया है कैपिटल F, और चौथे नंबर पे लग रहा है बेटा घर्षण बल, घर्षण बल Fs। ये कहां लग रहा है? अरे हमारे बल के विपरीत, घर्षण बल के विपरीत। तो भैया इतनी बात समझ में आ गई होगी। 4 बल काम कर रहे हैं इस स्थिति में। कितने बल काम कर रहे हैं? 4 बल काम कर रहे हैं। किस पर? इस पिंड पर। और ये 4 बलों की कंडीशन देखिए। अब ढंग से देखना, इसमें जो आपका बेटा R है, ये W के क्या है? विपरीत है। इन दोनों ने एक दूसरे के परिमाण को निरस्त कर दिया। F ने Fs के परिमाण को निरस्त कर दिया। तो यहां से हम देखेंगे Fs और R का परिणामी प्राप्त करने के लिए हमने कुछ नहीं किया है। देखो ध्यान से, Fs और R का परिणामी चाहिए ना हमें। परिणामी प्राप्त करने के लिए वही याद करो, चतुर्भुज में हम परिणामी प्राप्त करते थे, समांतर चतुर्भुज नियम लगा दिया बस। ठीक है, क्या लगा दिया? O, ये A है, ये B है, ये C है। A है, यहां पर ये R हो गया, इस जगह क्या हो गया? B। मैंने OC और OB को मिला दिया, अभिलंब खींच दी एक प्रकार से C से काय पर? R पर और S पर। तो आप लिखेंगे F और R का परिणाम प्राप्त करने के लिए समांतर चतुर्भुज OABC को पूरा करते हैं। प्राप्त करने के लिए समांतर चतुर्भुज बना लिया, समांतर चतुर्भुज जिसकी सामने सामने की भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन बेटा? आपका OACB। क्या? OACB बनाइए। इस तरीके से हमने लिख दिया, प्राप्त करने के लिए OACBC को बनाइए। OC, FS और R का परिणामी। अब क्या है? अब नहीं, अर्थात लिख लो। अर्थात जो आपका OC है बेटा, वो FS का यानी घर्षण का, और R यानी अभिलंब प्रतिक्रिया का क्या है? परिणामी है। अब हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है भैया। कर क्या रहे? अरे ये तो बल बताएं, ये मैंने चित्र के बारे में लिखा है, ये मैंने बल बताएं 4 लग रहा है, ये मैंने परिणामी निकालने के लिए क्या किया है वो लिख दिया। अब हमें निकालना है बेटा क्या? क्या निकाल ले? अतः जो आपका, पहले तो लिख दो कि अतः जो आपका OC है, OC और OB, अतः OC तथा OB के बीच का कोण क्या है बेटा? आपका घर्षण कोण है। OC तथा AB के बीच का कोण घर्षण कोण है। ठीक है, अर्थात हम ये लिख भी सकते हैं। तो अर्थात कोण लिख भी लो इसको, BOC। कोण आपका कौन सा है? BOC। इसका मान कितना है बेटा? आपका लैम्डा। ये आपका घर्षण कोण है। अब हमें निकालना है बेटा ये जो आपका लैम्डा है और जो म्यू एस होता है, क्या होता है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या होता है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। इनमें संबंध, मतलब काय में घर्षण कोण में, काय में घर्षण कोण और स्थैतिक घर्षण गुणांक में संबंध, या घर्षण कोण का मान कितना आएगा ये। ठीक है, ये एक नियतांक है, इसलिए इससे मान निकाल दें। तो अब हम कर रहे हैं बेटा काय में लैम्डा और म्यू एस में संबंध। तो देखिए ये पूरा ही लिखना है आपको, परीक्षा में आएगा तो हाँ ये ही होता है। तो कैसे? तो बेटा आप एक समकोण त्रिभुज ले लो, ऊपर दिख रहा होगा आपको, देख लो। समकोण त्रिभुज तो लेना पड़ेगा, कोण लेना है तो त्रिभुज ले लो OBC, ऊपर वाला कुछ भी OBC में। अब ध्यान से देखना, हमें बेटा OC क्या है? हमारा परिणामी। तो इसका तो मान पता है ही नहीं है,
हाँ, BC का मान अगर यहां से इसको बराबर करे समांतर चतुर्भुज के नियम, तो वो घर्षण बल है, और ये हमारा क्या है, O भी अभिलंब प्रतिक्रिया है। बिल्कुल आ गई बात समझ में। तो इसलिए लंब और आधार में बात चला सकते हो। लंब और आधार में कौन कौन सा कोण होता है, अरे कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब और आधार में, टेन और कोट। तो हम टेन लेते हैं OB में, तो टेन लैम्डा बराबर, अरे एक एंगल बन रहा है बेटा एस है, ये आपका लैम्डा है, बात खत्म। ये एफ एस है, ये आर है, बात खत्म। इतनी सी बात चल रही है। चलिए, तो लैम्डा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बेटा न्यून कोण के सामने, लैम्डा के सामने वाला लंब अर्थात BC बटे आधार कौन सा है, OB। तो बेटा BC जो है वो बराबर होगा किसके, OA के। कह दो क्यों, अरे बेटा समांतर चतुर्भुज से मान रख दो OA और OB के। तो टेन लैम्डा बराबर OA का मान है बेटा आपका FS घर्षण बल, और अरे इसी को तो मानना है हम घर्षण बल, तभी तो ये परिणाम ही होगा। अरे कोई एक सदिश में एक रेखा क्या बताती है, परिमाण किसका, जो वो है, तो घर्षण बल है। OA क्या है, घर्षण बल से दर्शा रहे हैं, तो उसका परिमाण। OB क्या है, विलंब प्रतिक्रिया, ये भी बल है। तो ये आगे बेटा आपका टेन लैम्डा बराबर FS अपॉन R। लेकिन इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। लेकिन अभियाल 1 मिनट पहले ही पढ़ के आए हम, क्या पढ़ के आए कि FS बटे R बराबर हमने पढ़ा था म्यू S। तो ये समीकरण आपका 2, और 1 और 2 से भगवान कसम देख लो, समीकरण 1 वा। अब भाई हाल ही पढ़ के हाँ, जा चीज मत भूल जाइयो। तो कितना आ गया बेटा आपका, टेन लैम्डा बराबर म्यू एस। ठीक है, तो अब परिभाषा लिखिए काय की, अर्थात अतः में एक लाइन यहाँ पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं उसको बोलूंगा और आपको लिखना है। क्या बोलेंगे, घर्षण कोण की स्पर्शज्या। बेटा टेन का हिंदी नाम क्या है, स्पर्शज्या। तो घर्षण कोण की स्पर्शज्या का जो मान है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। लिखो इस बात को, घर्षण कोण की स्पर्शज्या का मान स्थैतिक घर्षण कोण के बराबर, सॉरी स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा घर्षण कोण खत्म। वीडियो की लेंथ कितनी हो गई जल्दी बता दीजिए, अभी 10वीं वालों को और पढ़ाना है। 7:30 बज चुके हैं, 42 मिनट की वीडियो हो चुकी है। 8 मिनट और पढ़ लीजिए, 50 मिनट हो जाएंगे। तो मैं जल्दी से विराम कोण भी खत्म करा दूं क्या बेटा, जल्दी से बताइए, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एक अगली वीडियो बनेगी, उसमें दिक्कत आएगी, एक वीडियो पूरी बनेगी। विराम कोण भी खत्म करा दूं जल्दी से, या आपने साफ कर लिया स्क्रीनशॉट, बाद में उतार लेना जल्दी। लास्ट में क्या लिखना है, टेन लैम्डा बराबर म्यू है, इसको क्या लिखना है, देखिए ये लिखा है ना टेन लैम्डा। ये लैम्डा क्या है बेटा, हमारा घर्षण कोण। तो घर्षण कोण का स्पर्शज्या बराबर स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो घर्षण कोण की स्पर्शज्या स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। घर्षण कोण की स्पर्शज्या स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। मैंने कैसे किया है, कुछ भी नहीं, घर्षण कोण का तो हमें पता ही था, अविलंब प्रतिक्रिया, घर्षण कोण तथा अविलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अविलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, घर्षण कोण। परिभाषा हो गई थी, ये मैंने इसके बारे में लिखा है, गुटका है, इधर उधर कंडीशन में रखा। इस कंडीशन में इस पर 4 बल काम कर रहे थे। ठीक है, ये बल एक दूसरे के विपरीत हैं, एफ और आस, और ये एक दूसरे के विपरीत, सभी एक दूसरे के परिमाण को निरस्त कर देंगे, न ये ऊपर जाएगा नीचे, न ये इधर जाएगा इधर, सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा है। 4 बल लग रहे थे, ये मैंने आपको त्रिभुज से निकलवा दिया, टेन लैम्डा। सिंपल है, इतना ही आपको परीक्षा में लिखना होगा। अब आ जाइए बेटा विराम कोण पे, घर्षण कोण हो गया आपका। अब आ जाइए विराम कोण, थोड़ा सा है, जल्दी से मैं वीडियो को खत्म कर दूंगा 50 मिनट में। अब लिखा पढ़ी ज्यादा नहीं, अब आप किताब में से लिखना। सुनो भैया, विराम कोण कैसे कहते हैं। विराम कोण, ठीक है, इसको काय दर्शाते हैं, थीटा से। इसको काय दर्शाते हैं, थीटा से। सर ये क्या होता है, पहले चित्र बनाएंगे हम। तो बेटा एक आपका नत समतल है, नत समतल मतलब झुका हुआ समतल, ये दिख रहा है बेटा, ये आपका क्षैतिज तल है, इससे झुका हुआ एक समतल है, इस पर एक गुटका बिल्कुल ठीक फिसलने की स्थिति में रखा हुआ है। सबको पता है बेटा, यदि मैं, ये सीधी कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन थी, इसको मैं ऐसे ले गया ले गया ले गया ले गया, ऐसे है जैसे ये पेन है अभी है, देखो ये क्षैतिज समतल है, देखो बिल्कुल आपका कैसा क्षैतिज। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे करूं 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 करूं, तो ये क्या हो गई, बिल्कुल सीमा फिसलने की स्थिति में, देखो फिसलेगी, देखो फिसल गई। तो ऐसी कंडीशन में रखा, बिल्कुल फिसलने की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा हुआ है। ठीक है,
कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। तो बेटा उस कंडीशन में जब ये सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा है, उस कंडीशन में जो आपका नत समतल क्षैतिज से यहां पर जितना कोण बना रहा है, मतलब कितने कोण पर ये फिसलने के लिए बिल्कुल रेडी है, उस कोण को हम बोलते हैं बेटा क्षैतिज से उस नत समतल द्वारा बनाए गए उस कोण को हम बोलते हैं विराम कोण। क्या बोलते हैं? विराम कोण। अब ये विराम नहीं है, लास्ट कंडीशन है विराम की, हल्का सा और तुमने थीटा को अगर 1 डिग्री भी बढ़ा दिया तो ये गिर जाएगा, मतलब फिसलने लगेगा, गिरेगा नहीं। ठीक है। अब बेटा अपने आप ही इस पर बल कहाँ लग रहा है? एफ। हम तो लगा नहीं रहे, सही बात है, ये तो अपने आप ही लग रहा है। ध्यान से, इसके विपरीत इस पर क्या लग रहा है बेटा? घर्षण बल एफ एस। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलिए, इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया कहाँ लगेगी? मैंने बताया था तल के बिल्कुल लंबवत आर, बताया था। इसका बेटा जो भार है वो कहाँ लग रहा है? एम जी। इस बार नीचे की तरफ कहाँ लग रहा है बेटा? आपका एम जी नीचे की तरफ। ध्यान से, इस बार अभिलंब प्रतिक्रिया की दिशा ये है और भार एम जी की दिशा ये है, अलग अलग है दोनों, एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे? संतुलित नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? आया होगा। तो ये आपका क्षैतिज तल है, तो बेटा यहां पर वो पिंड रखा हुआ है, तो क्या मैं इस अभिलंब प्रतिक्रिया आर, तो ऐसा कैसा ही है, इसको जो भार एम जी है इसको दो घटकों में वियोजित नहीं कर सकता क्या? देखो, इसको दो घटकों में ऐसे वियोजित, एक तो ये हो जाएगा बेटा आपका, सही बात है, और एक ये हो जाएगा। ठीक है, देखो ढंग से देखो, इस दिशा में और इस दिशा में, तभी तो परिणामी आपका क्या है? एम जी। तो एम जी को दो घटकों में विभाजित कर सकता हूँ, एम जी साइन थीटा और एम जी कोस थीटा। लंबवत घटक क्या आ जाएगा बेटा आपका? एम जी साइन थीटा, और क्षैतिज घटक क्या आ जाएगा? एम जी कोस थीटा। तो एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा दो आ जाएंगे। ठीक है, एक लंबवत घटक और एक क्षैतिज घटक। तो मैंने दो घटकों में विभाजित कर लिया, एक इधर आ गया बेटा आपका एम जी साइन थीटा, ये घर्षण बल की विपरीत दिशा में, और ये जो आपका है वो एम जी कोस थीटा। ठीक है, क्षैतिज दिशा में, इसकी क्षैतिज दिशा में, तो क्या आ जाएगा? ये अभिलंब प्रतिक्रिया के विपरीत है। तो बेटा एम जी कोस थीटा आर के बराबर है और एम जी साइन थीटा एफ एस के बराबर होगा, यदि ये पिंड फिसल नहीं रहा है तब। चलो पहले विराम कोण की परिभाषा लिख लो, जल्दी से लिखो बेटा। जब कोई वस्तु किसी नत समतल पर, लिखो फटाफट, जब कोई वस्तु किसी नत समतल पर, नत मतलब होता है झुका हुआ, थोड़ी राइटिंग टेढ़ी आएगी, जल्दी से लिखना है, समय कम है। नत समतल पर, आगे की क्लास भी पढ़ाना है मुझे। नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में कायम रखा है, सीमांत संतुलन। अब सीमांत संतुलन तो तुम जानते हो, सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा हुआ है, सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा हुआ है, अर्थात ठीक फिसलने की स्थिति में। कहाँ रखा है? अर्थात ठीक फिसलने, ठीक फिसलने की स्थिति में रखा हुआ है। क्या करें भैया? तो नत समतल क्षैतिज से, तो नत समतल क्षैतिज से, इस कंडीशन में ये नत समतल किससे? क्षैतिज से, जो कोण बनाता है। तो नत समतल क्षैतिज से जो कोण, नत समतल क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे विराम कोण कहते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं बेटा? इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। आ गया मेरी बात समझ में? तो ये हो गया बेटा आपका विराम कोण की परिभाषा। अब ध्यान से लिखा पढ़ी तुम कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा। इस कंडीशन में विराम कोण आपको दिख रहा होगा, आप नाम वाम रख सकते हो इसका, जो भी किताब में लिख रहा हो कुछ भी नाम रख लेना। इसको आप रख लेना ओ, इधर रख लेना ए, इधर रख लेना बी, तो आपको दिख रहा होगा ए ओ बी। कोण कौन सा है? ए ओ बी आपका थीटा, जो कि हमारा है विराम कोण। क्या है? विराम कोण। तो बेटा इस स्थिति में पिंड पर, पिंड पर या गुटके पर, पिंड पर सीमांत संतुलन, जब कोई वस्तु है या वस्तु पर, वस्तु लिखेंगे ना, वस्तु पर लगने वाले बल, वस्तु पर लगने वाले बल,
तो बेटा वस्तु पर लगने वाले बल, सबसे पहला क्या है बेटा आपका, जल्दी बताइए, घर्षण बल। सबसे पहला क्या है बेटा आपका, घर्षण बल एफ एस, जो कि इस बल के विपरीत दिशा में है। दूसरी कंडीशन पे क्या है बेटा, वस्तु का भार, क्या लग रहा है, वस्तु का भार W बराबर mg, वो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर ही लगता है हमेशा, दिशा लिखना है इनकी नीचे की ओर, ध्यान से। इसके बाद बेटा तीसरे नंबर का आएगा अभिलंब प्रतिक्रिया, वो वहीं लगती है जहां है R, और ये कहाँ लग रही है, अभिलंब प्रतिक्रिया R कहाँ लग रही है बेटा आपकी, देखिए अभिलंब प्रतिक्रिया R कहाँ पे लग रही है बेटा, नत समतल के लंबवत, नत समतल के लंबवत, ध्यान से, ये इसके विपरीत, कोई दिक्कत किसी को नहीं, तीन बल लग रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, भार mg को दो घटकों में वियोजित किया है। ठीक है, भार mg को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। अब ये बढ़ता हुआ है, अब ये सभी संतुलित नहीं है इसलिए, ठीक है, तो अब क्या ये इससे हो जाए, ये उससे पहले की कंडीशन में सब संतुलित थे बेटा, अब की कंडीशन सब संतुलित नहीं है। पहले क्या हो रहा था, देखो एक गुटका सीधे क्षैतिज समतल पर रखा हुआ था, बल इधर तो घर्षण इधर, भार इधर तो आर इधर, अरे ये बढ़िया है, भार इधर तो भार नीचे तो आर ऊपर। ठीक है, चलिए, तो अब क्या आ जाएगा, अब हमने क्या किया बेटा, वस्तु के भार को, किसको, वस्तु के भार को दो घटकों में वियोजित करने पर, दो घटकों में वियोजित करने पर, तो कर दो बेटा, एक मैंने ले लिया बेटा आपका क्या, mg कोस थीटा, क्या ले लिया, नंबर एक mg कोस थीटा, ये कहाँ लिया है बेटा आपका, अभिलंब प्रतिक्रिया के विपरीत। ठीक है, या इसको आप कह सकते हो क्षैतिज घटक, आर के विपरीत, आर के विपरीत है जी। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है बेटा आपका, एम जी साइन थीटा, वो कहाँ है बेटा आपका, वो कहाँ है बेटा, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं, और ये किसकी दिशा में है, घर्षण बल के विपरीत, या आप लिख देना एफ एस के विपरीत। ठीक है, तो हम जानते हैं जब ये फिसल नहीं रही, गाड़ी फिसल नहीं रही, उस कंडीशन में क्या होता है, ये इसके बराबर होगा और ये घर्षण बल के बराबर होगा। तो यहां सीधा सा ही लिखना है हमें, संतुलन, किसमें, संतुलन की स्थिति में, क्या हो जाएगा संतुलन की स्थिति में बेटा आपका आ जाएगा एम जी कोस थीटा बराबर आर, ये समीकरण नंबर एक, तथा दूसरा आ जाएगा बेटा आपका एम जी साइन थीटा बराबर आपका आ जाएगा एफ एस, समीकरण नंबर दो। अब हमें मान निकालना है काय का, एंगल का मान निकालना है, तो ये है तो सही आपका थीटा, कोई दिक्कत है क्या, तो निकाल लो भैया आपका थीटा। तो समीकरण इधर, समीकरण एक व दो में भाग देने पर, एक व दो में नहीं, एक भागित दो, चलो एक भागित दो का आएगा, ऊपर साइन नीचे कोस आएगी तो क्या बनेगा, टेन, पहले भी टेन बना था, तो दो भागित एक, समीकरण दो में भाग दो किसका, एक का, तो क्या आएगा ऊपर, ऊपर आएगा एम जी साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा एम जी कोस थीटा। तो बेटा ये एम जी से एम जी कट गए, ऊपर कौन आया, एफ एस अपॉन आर। ठीक है, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा कितने होगा बेटा आपके, टेन थीटा बराबर में एफ एस अपॉन आर। लेकिन चूंकि हम तो जानते हैं, अभी वाली पढ़ा था, सीमांत घर्षण बल बटे अविलंब प्रतिक्रिया बराबर स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस, इसको रखेंगे तो टेन थीटा बराबर म्यू एस। ठीक है, तुम कहोगे सर पहले भी तो टेन लैम्डा बराबर आपका म्यू एस आया था, जी हाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, विराम कोण की स्पर्शिया का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। तो सर ये तो बिल्कुल वही की वही बात हो गई कि टेन थीटा बराबर टेन लैम्डा, जी हाँ, यही होता है संबंध, रिलेशन, काय में, काय में, विराम कोण और घर्षण कोण में, कि टेन थीटा बराबर टेन लैम्डा, क्योंकि दोनों बराबर है ना म्यू एस म्यू एस,
टेन से टेन कट गया तो थीटा बराबर लैम्डा। घर्षण कोण बराबर होता है विराम कोण। परीक्षा में आता है घर्षण कोण विराम कोण में संबंध, क्या संबंध, दोनों होते हैं बराबर, दोनों क्या होते हैं बराबर। यहाँ पे क्या लिखोगे, विराम कोण की स्पर्शिया का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर। पहले क्या लिखा था, घर्षण कोण की स्पर्शिया का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर, दोनों क्या हो गए आपके बराबर। ठीक है, अब मुझे एक बात बता देना बस बकायदा, ये थीटा यहाँ था, यहाँ कैसे आ गया इस जगह पे। ये देखिए क्षैतिज घटक और लंबवत घटक में मैंने क्या लिया है थीटा, जबकि थीटा तो नीचे बन रहा था। समझ में आ गया क्या। हाँ, तो इसको सोच के विचार के बताना कि ये थीटा यहाँ कैसे आ गया। ठीक है, चलिए तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है बेटा। जल्दी से बताइए वीडियो समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। कह रहे हैं ओके सर, जल्दी से बता दीजिए। जय श्री कृष्ण भैया, अगली क्लास पढ़ाना है भैया, पाठ खत्म हो चुका है भैया और बहना सभी, ध्यान से। घर्षण के नियम पढ़ा दिए, स्थैतिक घर्षण कोण पढ़ा दिया, स्थैतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक, घर्षण कोण, विराम कोण, एक ही वीडियो में साफ खत्म, 1 घंटे में। अब क्या बचा, घर्षण से लाभ और हानि। तो ये तुम खुद पढ़ लो तो अच्छी बात है बेटा। घर्षण से लाभ हानि, कोई सा लाभ हानि समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसा लाभ और हानि, तो मुझे बता देना। ठीक है, बहुत सारे लाभ है, घर्षण को बढ़ाने वाले उपाय, घर्षण को घटाने के उपाय, ये सब। ठीक है, तो जय श्री कृष्ण बच्चों, शुभ रात्रि।